Today's topic is नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हम तीन बेसिक चीजें दिखेंगे। जब हमें कोई नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूछा जाता है, हमारा माइंड में तीन डिफरेंस आता है। पहला डिफरेंस है वेदर इट इज फेडरल और यूनिटरी। पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में जो आता है वो है फेडरल और यूनिटरी। दूसरा क्वेश्चन जो हमारे सामने आता है वो है रिटन और अनरिटन। तीसरा सवाल जो आपके सामने आता है वो है आपका रिजिड और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो ये तीन क्वेश्चन हमारे सामने आता है और हम नेक्स्ट तीन वीडियो में ये चीज को हम डिस्कस करेंगे। मेनली हम डिस्कस करेंगे फेडरल और यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन, वेदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन और यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन, इन व्हिच वी विल डिस्कस all the federal features as well as the unitary features, and after that you have to draw a conclusion whether Indian constitution is a federal constitution or unitary constitution. Before studying or before entering into the chapter, we have to know about what do you mean by a federal system, what do you mean by a unitary system. Okay, तो पहले हम देखते हैं what do you mean by a federal system। क्या होता है फेडरल सिस्टम? तो whenever anyone asks you about what is federalism, just give a simple answer. The government or the political system in which the power is divided between two or more sets of government. मैं क्या बोला? Federalism is a political system या political setup in which power is divided between two or more levels of government. ओके, जहां दो या दो से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच में पावर डिवाइड होता है, इसी को बोलते हैं हम फेडरलिज्म। आप अभी आगे चलते हैं, हम देखते हैं टू बी ए फेडरल कंट्री व्हाट मे बी और what are the necessities or what are the criterias which to be satisfied to be a federal country। तो एक फेडरल कंट्री बनने के लिए क्या क्या satisfaction करना पड़ेगा हमें क्राइटेरिया। If these all these criteria are satisfied then it will be a federal country। ओके, आगे चलते हैं हम। पहला बात यह है कि पहला जो फेडरल फीचर है हम जिसको हम मानते हैं कि ये चीज होना जरूरी है, इट शुड बी देयर इन ए फेडरल कंट्री। तो पहला बात है डिवीजन ऑफ पावर। व्हाट इज डिवीजन ऑफ पावर? क्या मैं बोला? डिवीजन ऑफ पावर। तो यहां क्या होना चाहिए? पावर डिवाइड होना चाहिए बिटवीन मोर देन टू सेट्स ऑफ गवर्नमेंट। आप ध्यान से लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे? तो टू बी ए फेडरल कंट्री देयर इज नीड ऑफ two sets of government. There must be division of power between two sets of government. You think about it. If there is only one sets of government, simply आप ऐसे एग्जाम्पल भी ले सकते हो। मान लो अकेला हो, आपका कोई भाई बहन नहीं है, तो पापा का सारे प्रॉपर्टी आपका होगा, लेकिन आपका भाई बहन होंगे तो उनके बीच में शेयर होगा। सिंपल चीज यहां पर अप्लाई कर दो। If there is only one sets of government, then there will be no division of power. All powers will be centered, all powers will be enjoyed by only one government. तो अभी क्या होना चाहिए? In a federal country there must be more than one sets of government, at least two sets of government between which the power will be divided. Okay, ये बात आप ध्यान से लिखेंगे। उसके बाद दूसरा, पहला हो गया डिवीजन ऑफ पावर। उसके बाद आप और क्या चाहिए आपको? अभी डिवीजन ऑफ पावर के बाद हम दिखेंगे टू सेट्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो टू सेट्स ऑफ गवर्नमेंट, इसमें आप क्या लिखेंगे? ना देयर मस्ट बी टू सेट्स ऑफ गवर्नमेंट between which the power will be divided and both the government should be cooperative to each other। ये जो दोनों गवर्नमेंट होंगे ये दोनों के साथ एक दूसरे के साथ कोऑपरेटिव होंगे। ये ऐसे नहीं होंगे कि ये
एक दूसरे के साथ सबऑर्डिनेटिव होंगे, ऐसे नहीं है। एक दूसरे को वो सबऑर्डिनेट नहीं करे, कोई किसका नीचे नहीं है, कोई किसका ऊपर नहीं है, तो एक दूसरे को क्या करते हैं, कोऑपरेट करके साथ साथ वो चलते हैं, और दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ आल्सो ईच अदर। आप ये भी लिखेंगे, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ठीक है। उसका मतलब यही हुआ कि देयर मस्ट बी टू सेट्स ऑफ गवर्नमेंट व्हिच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, नो वन इज डिपेंडेंट ऑन अदर। ओके, तो उसके बाद थर्ड पॉइंट के टुवर्ड्स हम चलते हैं। उसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या चाहिए, एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन? Written constitution means everything, all the provisions of a constitution, all the rules and regulations should be codified in a single document. आप ये मत समझिए कि आप कभी भी आप कंफ्यूज ना होना कि written constitution मतलब there must be a written constitution, and जहाँ unwritten constitution है, for example in UK there is an unwritten constitution। इसका मतलब ये नहीं होता कि हमारा constitution होता है written मतलब लिखा होता है और UK का constitution लिखा नहीं होता, ऐसे बात नहीं है। अभी आप ध्यान देंगे, सिंपली आप क्या करेंगे, यहाँ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मींस all the rules and regulations are codified in a single document। एक सिंगल डॉक्यूमेंट में सारे प्रोविजंस लिखा होगा, ठीक है। तो तब हम इसको बोलते हैं हम क्या, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, डज इंडिया हैव इट? यस, तो इंडिया आल्सो हैज अ सिंगल document in which all the rules and regulations are codified, that is our constitution of India, जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे कि which was adopted and enacted in 26 नवंबर 1949 और ये एनफोर्स हुआ था हमारा 26 जनवरी 1950 में। तो ये डॉक्यूमेंट में सारे चीज के बारे में लिखा है। मेरे बात क्लियर हुआ आपको ना, नहीं हुआ क्लियर? तो अभी हम देखें क्या, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, और इंडिया में है या नहीं है? यस, देयर इज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया and it is very much required for a federal country because everything should be written anywhere. If it is not written, it is not in a written form, then anyone, any level of government, मतलब जैसे हमारा स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, they can interfere in each other's matter, subject matter। तो इसीलिए हमें क्या चाहिए, एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। ओके, उसके बाद क्या होता है और क्या चाहिए हमें ना, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन के साथ आप सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को भी डाल सकते हैं, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या इसको अलग से पॉइंट भी आप बना सकते हैं, या आपकी मर्जी है, आप इसको एक पॉइंट बनाएं या इसको उसी में ही डाल दें। तो इसका दोनों को मैं समझा देता हूं आपको। पहले बात है, व्हाट इज रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन? रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन मींस द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच कैन बी अमेंडेड थ्रू ए डिफिकल्ट प्रोसेस। आप ये मत समझिए कि रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन मींस इट कैन नॉट बी अमेंडेड, इट कैन बी अमेंडेड बट थ्रू ए डिफिकल्ट प्रोसेस। एक डिफिकल्ट प्रोसेस में हम इसको अमेंड कर सकते हैं, अमेंड तो जरूर कर सकते हैं लेकिन थ्रू ए डिफिकल्ट प्रोसेस। ओके, तो ये बात को आप ध्यान देंगे। तो in India there is a constitution and which is rigid in nature. All the provisions are not rigid, but the provisions which are related to division of power, which is related to federalism, are difficult to amend। आपको पता है था हमें 368 आर्टिकल 368 के अंदर हम जाके इसको अमेंड कर सकते हैं। उसका मतलब इन इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशन इज ए रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। दिस कंडीशन इज आल्सो satisfied by Indian constitution। Then next, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ, नो लॉ इज अबव द सुप्रीम लॉ, नो लॉ इज अबव द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर भी और कोई लॉ होगा तो क्या होगा ना, ऑब्वियस बात है। मान लो हम क्या कर लेंगे, पार्लियामेंट में एक लॉ पास करा देंगे और वो लॉ के अंदर सारे पावर को हम क्या करेंगे, टेक ओवर कर लेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन का कोई तो वैल्यू ही नहीं है। तो इसलिए देयर मस्ट बी सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट मींस no person या no law can violate the constitution. If any law come in conflict with the constitution, then that law will become invalid.
ओके, ये आप ध्यान देंगे, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और लास्ट पॉइंट आप ध्यान देंगे, दैट इज इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी। लास्ट पॉइंट क्या है? इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी। जुडिशियरी मस्ट बी इंडिपेंडेंट। तो जुडिशियरी इंडिपेंडेंट हमें क्यों चाहिए? क्योंकि ये सारे जो प्रोविजंस है, ये जो रिजिडिटी है, ये जो सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जो रिटन, ये ऑल द प्रोविजंस विल बी टेकन केयर ऑफ बाय द judiciary. If judiciary will not be independent, then both the governments, it means central government or the state government, may interfere each other's subject matter, and there will be violation of this division of power. To adjudicate or to ensure the division of power, we need a Supreme Court. Yeah, we need a judiciary which will be independent. So here, what do you mean by independence of judiciary? Independence of judiciary means judiciary will act independently. No one will interfere in the activities of judiciary. हम फेडरल प्रोविजन में क्या क्या डिस्कस करें और एक बार समराइज कर देते हैं। तो पहला बात मैं आपको बोला, डिवीजन ऑफ पावर। पहले हमें क्या चाहिए? डिवीजन ऑफ पावर चाहिए टू बी ए फेडरल कंट्री, देन डुअल गवर्नमेंट, देन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, देन रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, देन सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड लास्ट वन इज इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी। इफ ऑल दीज कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, देन ए कंट्री विल बी कॉल्ड एज फेडरल कंट्री। वो 6 पॉइंट को हम अभी कोशिश करेंगे सेटिस्फाई करने के लिए। तो मान लो 6 पॉइंट, इफ दिस 6 पॉइंट्स विल बी सेटिस्फाइड, देन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विल बी ए फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम इज ए फेडरल सिस्टम। ओके, आगे चलते हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट मैं आपको लिखाया था डिवीजन ऑफ पावर। आप डिवीजन ऑफ पावर के साथ साथ याद रखेंगे, तो क्या मैं बोला आपको पहला पॉइंट, डिवीजन ऑफ पावर। डिवीजन ऑफ पावर में इंडिया में डिवीजन ऑफ पावर है या नहीं है? हम बोलेंगे यस, देयर इज डिवीजन ऑफ पावर इन इंडिया। फिर हाउ ना, कैसे इंडिया में डिवीजन ऑफ पावर है? आप यहां याद रखेंगे शेड्यूल 7। In Schedule 7 there are 3 lists: union list, state list and concurrent list. There are division of power. On the union list, the union can only make laws. On state list, the state can only make laws. And in concurrent list, both of them can make law. It shows that Indian constitution is a federal constitution. Because this first provision, this first criteria, that is division of power, is satisfied in India. Okay, the next criteria is that is 2 sets of government. Whether there is 2 sets of government in India or not? Yes, there is central government and state government. At the central government level, for example, हमारा मोदी, जो मोदी जी है, ये कहाँ है? सेंटर में है, ये कंट्री को चलाते हैं। और स्टेट लेवल में आ गया केजरीवाल, या हर स्टेट में उनका गवर्नमेंट होता है। यस, देयर इज 2 सेट्स ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। आप सिंपली लिखेंगे कि इन इंडिया देयर आर 2 सेट्स ऑफ गवर्नमेंट, one at the central level and one at each state, and both are independent of each other and not dependent. There is no dependency on each other. They are doing cooperatively, they are working cooperatively. There is cooperative federalism in India. They are working cooperatively. That means that the second provision is also satisfied. Then the third provision is written constitution. Whether there is written constitution in India or not? Yes, there is a written constitution in India in which all the provisions related to federalism, related to division of power is written there. It means that the third provision of the federalism is also satisfied in India. Then the fourth thing is that rigid constitution. Whether in India there is a rigid constitution? Yes, there is a rigid constitution in India. The constitution, it is difficult to amend the constitution. The procedure of amendment of constitution is so rigid.
It is done through or done under Article 368, which is a rigid procedure. We need both the help of both the government, that is central government and state government. The state government also has to ratify the bill, the constitutional amendment bill. जब ratify करेगा तो भी change हो सकता है. It means that India has a rigid constitution. All the federal provisions will be amended cooperatively by both the governments, central government as well as state government, by both the sets of government. Okay, तो इसमें आप पढ़ेंगे कि जब आपको मैं पढ़ाऊंगा आर्टिकल 365, आपको बताऊंगा अंडर आर्टिकल 365 when we have to amend the federal provisions of the constitution, we need the approval of at least 50% of the states. तो 50% स्टेट का अप्रूवल हमें चाहिए होगा. इसका मतलब है ये भी हमारा ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड है. द नेक्स्ट कंडीशन इज सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. यस, देयर इज सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. no law can be above the supreme law, that is कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर में कोई भी लॉ भी नहीं है, कोई भी लॉ कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट नहीं कर सकते. If any law violates the constitution, that law will become void. तो इसका मतलब यही हुआ कि there is also supremacy of the constitution. And the last point is that is independence of judiciary. This point is also satisfied in India. How? Now this is also satisfied in India because the organs of the government, that is the judiciary, is independent of both the other organs. That is the legislature and executive will not interfere in the appointment, salary as well as in the working condition of the judiciary. No one can criticize the decisions of the judiciary. The removal process of judiciary is also difficult. It means that it proves that the judiciary in India is independent. It means that all these 6 criteria, all the basic needs of a federal country is satisfied in India. That's why India is a federal country. Okay, look for my next video. In that video I will discuss the unitary features of Indian constitution. It's because there is a debate whether India has a federal constitution or a unitary constitution. कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन मिक्स करके आ जाते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल इन नेचर बट यूनिटरी इन स्पिरिट. उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सारे फेडरल प्रोविजन को थोड़े थोड़े लिखना पड़ेगा, उसके बाद उसका यूनिटरी प्रोविजंस को भी आपको डिस्कस करना पड़ेगा. ओके, इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस द यूनिटरी प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. Thank you for watching my videos. Share my video, subscribe my channel. Okay, see you, bye, have a nice time ahead.